नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज का जो हमारा लक्ष्य है, आज हम अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक आज से हम अपने सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रस्तावना या इसी को कहते हैं उद्देशिका। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हम प्रस्तावना कहें या उद्देशिका कहें। प्रस्तावना और उद्देशिका ये दो शब्द अलग अलग हैं या फिर इन दोनों के अर्थ एक हैं या इनमें क्या संबंध है या इनको किस प्रकार से अलग देखा जा सकता है। तो प्रस्तावना से जुड़े जितने भी मुद्दे होंगे उन पर चर्चा की जाएगी। आज एक तरीके से परिचय, ये परिचय का क्लास है और 4-5 क्लास चलेंगी आराम से। अब पूरा धुआंधार तरीके से हमें अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना है और आसानी के साथ सब कुछ कवर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तावना से जुड़ा जो सबसे पहला मुद्दा होगा वो होगा पृष्ठभूमि को लेकर। हम संविधान अब ओरिजिनल रूप से अभी तक क्या था कि बेसिक रूप में जो है हम चीजों को कवर कर रहे थे, लेकिन अब हम अपने टॉपिक पर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम पूरा एकदम जितने 3-4 महीने जितनी भी क्लास चलेंगे लगातार एकदम पूरा धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और फिर कुछ दिन के बाद ऐसा कुछ सिस्टम करके कि जैसे कि प्रस्तावना है तो प्रस्तावना से जुड़े जितने भी प्रश्न वनडे एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे और यूपीएससी के प्रीलिम्स तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हो उनको समेट के अपना मतलब टॉपिक क्लियर कर लिया जाए फिलहाल। तो सबसे पहला मुद्दा होगा हमारा पृष्ठभूमि को लेकर, फिर इसके बाद में इसके उत्पत्ति के बारे में चर्चा की जाएगी, प्रस्तावना की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की जाएगी और तीसरा संशोधन से जुड़ा टॉपिक, संशोधन से जुड़े टॉपिक के बारे में चर्चा की जाएगी और निहित सिद्धांत, प्रस्तावना में जो निहित सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा करना है। अगला पार्ट है, एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो ये चीजें आज नहीं हो पाएंगी। ये पूरा मतलब एक तरीके से इसे क्या कहते हैं, कह सकते हैं हम रूपरेखा, रूपरेखा मतलब इतना टॉपिक हमको कवर करना है। तो ये टॉपिक पूरा एकदम 4-5 क्लास में कवर किया जाएगा। निहित सिद्धांत में जो जो भी तत्व हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी, जैसा कि आने वाले क्लास में आप समझ जाएंगे। और इसके बाद में महत्व और उपयोगिता के बारे में चर्चा की जाएगी कि प्रस्तावना का क्या महत्व है और इसकी क्या उपयोगिता है। और अंत में इसके ऊपर हम एक निष्कर्ष के रूप में एक समरी, पूरा मतलब जितना पढ़े हैं उनको समेट के इसका निष्कर्ष देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज से हम अपने पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो संविधान की उद्देशिका, सबसे पहले जो संविधान होता है, जैसे कि हम क्या किए थे, पहले हम संविधान के बारे में चर्चा किए और संविधान के बाद में भारतीय संविधान के ऊपर चर्चा करना प्रारंभ किए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि संविधान की उद्देशिका, सबसे पहले हम संविधान मतलब जितने भी संविधान हैं उनको कवर करेंगे, फिर उसमें से निकालकर अपने संविधान, भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान की उद्देशिका यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, महत्व और उसके जो तत्व हैं। तो जितने भी दोस्तों संविधान हैं, जितने भी संविधान हैं उसकी उद्देशिका में मूलतः 3 तत्व शामिल होते हैं। पहला तत्व होता है मूल दर्शन, पहला तत्व होता है मूल दर्शन। मूल दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वह क्या है, अमूर्त संकल्पना, अमूर्त संकल्पना। और दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व होता है, एलिमेंट, वह होता है राज व्यवस्था के उद्देश्य। प्रत्येक संविधान में यह 3 तत्व सदैव विद्यमान होते हैं। पहला मूल सिद्धांत, दूसरा राज व्यवस्था के उद्देश्य और तीसरा होता है मार्गदर्शक सिद्धांत। अब इन शब्दों के बारे में हम जब अपना संविधान लेंगे तो इन शब्दों को उदाहरण के तौर पर देख लेंगे। ये क्या है, इनका उदाहरण भारतीय संविधान के द्वारा आपको हम आगे दे रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका एक नजर। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका एक नजर, जैसे कि क्या कहा जाता है कि संविधान के लिखित होने की विशेषता प्रस्तावना है। जैसे कहा जाता है कि संविधान के लिखित होने की विशेषता प्रस्तावना है, लेकिन प्रत्येक लिखित संविधान में प्रस्तावना का होना अनिवार्य भी नहीं है। जैसे कि भारत शासन 1935 का भारत शासन अधिनियम था, वहां पर प्रस्तावना के बारे में कोई चर्चा नहीं थी। ये एक बेस्ट उदाहरण है और एक मतलब प्रश्न भी बन सकता है इससे, ठोस
टॉप तथ्य है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि भारतीय संविधान के उद्देश्य का एक नजर। तो भारतीय संविधान के जो उद्देश्य का है, सबसे पहले मैंने कहा आपसे कि जो मूल दर्शन है एक तत्व, दूसरा है उद्देश्य और तीसरा है मार्गदर्शक सिद्धांत। तब उन्हीं का जो वहां का टॉपिक, उसका बेहतरीन और सटीक उदाहरण हमारा संविधान है, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान का जो मूल दर्शन है दोस्तों, वो है कल्याणवाद। भारतीय संविधान का मूल दर्शन है कल्याणवाद। जैसा कि आपने सुन रखा होगा या सुना होगा या फिर आप आज सुनने वाले हैं कि भारत को क्या कहा जाता है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो अब राज्य के बारे में तो आपको चर्चा नहीं करनी, अगर आपने नहीं देखा है तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की जो हमारी एक प्लेलिस्ट है, वहां पर बेसिक लेक्चर रखे गए हैं, उनको आप जरूर देख लीजिए। चलिए, अब क्या हुआ कि हमने मूल दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। मूल दर्शन का क्या अर्थ है भारतीय संविधान में, कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो भारत का जो मूल दर्शन है वो कल्याणवाद है। केंद्रीय बिंदु मूल दर्शन जो है वह कल्याणवाद है। और उद्देश्य जो है, हमारा जो टारगेट है राज्य व्यवस्था के तौर पर, हमारा टारगेट है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य क्या होता है, जैसे कि हम आप क्या करते हैं कि टारगेट बनाते हैं कि हमें ये अचीव करना है, हमें ये अचीव करना है। जैसे कि एक शायरी कही जाती है कि निखरती है मुसीबतों से ही शख्सियत, जो चट्टानों में ही ना उलझे वो झरना किस काम का। मतलब एक मोटिवेशन लाइन है ये। तो यहाँ पर क्या है कि वही उद्देश्य है, वही उद्देश्य। जैसे हम आप अपना टारगेट बना के चलते हैं, जैसे कि मैंने ये आपका टारगेट बता दिया, ये टॉपिक हमको कवर करना, तो ये भी एक तरीके से क्या हुआ, लक्ष्य हुआ, हमारा उद्देश्य हुआ। तो अब उन्हीं के प्राप्ति के लिए हम कार्यरत हैं। तो उद्देश्य के बारे में हो गया। अब इसके बाद में तीसरा होता है मार्गदर्शक सिद्धांत। जैसे कि क्या होता है कि अभी आपको पिछले बारे में भी बताया था मैंने कि जो टारगेट है, अब उस टारगेट को कैसे प्राप्त किया जाए। जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो भारतीय संविधान में न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर समानता और समता के बारे में भी चर्चा की जाएगी आगे, कि समानता क्यों नहीं लिखा गया, समता क्यों लिख दिया गया, इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ तक क्या पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया। भारतीय संविधान की उद्देश्य पर एक नजर रखा। ये क्या है कि एक तरीके से हम चीजों को समेट रहे हैं, और इसके बाद में जब समेट लेंगे तब इनको हम अलग अलग करके देखेंगे कि ये क्या है, कल्याणवाद क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, इसमें निहित तत्व क्या है, इसके सिद्धांत क्या है। तो आज एकदम छोटा सा लेक्चर है और यहाँ पर पूरा एकदम बैकग्राउंड जो तथ्यात्मक चीजें हैं उन पर चर्चा की जाएगी। केवल और केवल तथ्यात्मक चीजों पर चर्चा की जाएगी और आगे हम विस्तार से बात करेंगे। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कौन से तथ्य, महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु या फिर वन लाइनर जो टॉपिक होते हैं, वन लाइनर एक लाइन वाले, उनको हमें गौर से देखना है। तो आज देखिए, तो यहाँ पर एक डेट लिखी गई है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्ताव रखा। एक प्रस्ताव रखा नेहरू जी ने, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। गौर कीजिएगा, यहीं से ये रहस्य अब उजागर किया जा रहा है कि प्रस्तावना क्या है और उद्देश्य क्या है। बहुत से स्थान पर आपको प्रस्तावना लिखा मिल जाएगा और बहुत से स्थान पर आपको उद्देश्य का मिल जाएगा। तो दोनों चीजें चलाई जा सकती हैं, लेकिन जो संविधान कहता है, संविधान जिस चीज की इजाजत देता है वह उद्देशिका की इजाजत देता है। हम प्रस्तावना, मतलब ऐसा नहीं प्रस्तावना कह देंगे तो गलत हो जाएगा, प्रेम्बलम कह देंगे तो तब गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो संविधान कहता है वह यही है कि संविधान जिस शब्द का यूज करता है, इस तरीके से मैं बोलूं कि जिस शब्द का संविधान यूज करता है वह है उद्देशिका। आशा करता हूं यह बात आपको समझ में आई होगी। तो पहली बात जो है 13 दिसंबर 1946। मैं सोचता हूं कि आप मतलब शॉर्ट नोट्स के जरिए काम करें ताकि आपको आसानी भी हो, लेकिन एक बार इसके लिए जरूरी होता है कि आप चीजों को समझें। तो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्ताव रखा, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। अब इसके बाद सेकंड
यहां से ऐसे करके लिख सकते हैं आप क्या, दूसरी लाइन में लिख सकते हैं कि संविधान सभा ने 11 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में मान्यता दी गई। यहीं से वो बातें हैं जो हम आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1947, तो ये कौन सी तारीख थी? उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया इस दिन, इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में मान्यता दी गई। ये क्या है कि इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में मान्यता दी गई इसी दिन। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सी तारीख थी जब प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। अब इसे क्या कहा जा रहा है, और अगली लाइन जो कही जा रही है, लेकिन इसके लिए उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया। अब यहीं से ध्यान दीजिएगा, बहुत मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन आप समझें। तो सबसे पहले दोबारा से ये लाइन में पढ़ता हूं कि नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्ताव रखा, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। एक प्रस्ताव रखा कि हम ये काम करने वाले हैं, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया, पहली बात। और दूसरी बात, संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है भैया, जो आप ये ला रहे हैं हम इसको मानते हैं। बात समझ पाए? व्यवहारिक तौर पर समझिए, इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में मान्यता दी गई। ये जो डॉक्यूमेंट लाया गया, इसे क्या कहा गया? इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन इसे जो कहा जा रहा है, जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब यह जो डॉक्यूमेंट है, ये हमारे एक उद्देश्य के रूप में कार्य कर रहा है। तो इतना टॉपिक, इतना मतलब लंबा खींच के मैंने इसीलिए बताया ताकि आप चीजों को आसानी से समझें। विश्व स्तर पर सबसे पहले प्रस्तावना किस देश के संविधान में शामिल की गई? तो सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना को शामिल किया। फिर उसके बाद विभिन्न देशों में यह कॉन्सेप्ट फैल गया, उसमें से अपना एक देश भारत भी। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण लाइन जो ऑस्ट्रेलिया है, वहां से हमने क्या ली? संविधान की प्रस्तावना पर जो भाषा का प्रभाव है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, और उद्देशिका का जो प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है उसे हमने अमेरिका से लिया। अब देखें, इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि प्रस्तावना के बारे में और जो बातें कही जा रही हैं इसके बारे में कि प्रस्तावना इंड, यहाँ देखिए प्रस्तावना इंड, यहाँ दो बातें कर ले। हाँ, तीसरा कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है, संविधान जब पूरा लागू हो गया उसके उपरांत सबसे लास्ट में किसको लागू किया गया? लागू किया गया प्रस्तावना को। दोबारा लाइन मतलब जोड़ के बोलूं तो प्रस्तावना को संविधान के लागू होने के उपरांत ही लागू किया गया। और अगली जो महत्वपूर्ण लाइन है, प्रेम बिहारी नारायण ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान को पहली बार हाथ से लिखा था। उसमें कोई टाइप करने वाला सिस्टम नहीं था। बताइए मतलब कितनी मेहनत की थी उन्होंने और कितने बेहतरीन तरीके से लिखा भी था। और अगला महत्वपूर्ण जो बात है, अगली महत्वपूर्ण बात नंबर 5, चित्रकारिता। जो आपको चित्रकारिता दिखाई पड़ती है, तो संविधान के पेज पर जो चित्रकारिता की गई है, चित्र बनाए गए हैं, उसका श्रेय है आचार्य नंदलाल बोस जी का। आचार्य नंदलाल बोस जी ने वह चित्रकारिता की है। और जो पेज को प्रस्तावना, आगे देखिए, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के पेज को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा जी ने किया है, जो कि नंदलाल बोस के शिष्य थे। तो यहाँ पर ये चीजें जो फैक्ट हैं, जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो तथ्यात्मक चीजें हैं, उनको मैंने इस टॉपिक में समेट लिया है कि मतलब 20 मिनट में जल्दी से हम एक जगह सब जितने भी समेटने वाले हैं, जितने भी तथ्य हैं, उनको एक जगह रख लिया जाए कि जब आप नोट्स, जैसे एक पेज का नोट्स बन जाएगा, अपना आराम से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बार बार चीजों को ना लाया जाए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एक जगह सम्मिलित कर लिया। तो सजावट का कार्य किस व्यक्ति ने किया? राम मनोहर सिन्हा जी ने, और ये नंद लाल बोस जी के शिष्य थे। और अगला महत्वपूर्ण बात,
अगली महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, इसके बारे में आगे चर्चा ही करनी है, लेकिन यहाँ पर बता दिया है मैंने तथ्य के रूप में, आप इसे जाने रहें। वैसे आप जानते ही होंगे अगर आप गौर से मतलब सीरियस स्टूडेंट होंगे पॉलिटी के। तो 42वें संविधान संशोधन करके हमने 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने 3 शब्द को जोड़ा, एक समाजवादी और दूसरा पंथनिरपेक्ष और तीसरा अखंडता। और आगे जो है कि अभी एक विधेयक लाया गया था ना, निजी विधेयक जो लाया गया, उसमें प्रस्तावना के कुछ पार्ट में संशोधन की बात की गई, वो हम संशोधन वाले पार्ट में देखेंगे, यहाँ पर नहीं देखेंगे। और इसके बाद हम भारत के लोग यहाँ से, यह जो शब्द है इसी से प्रस्तावना की स्टार्टिंग होती है। प्रस्तावना की शुरुआत इस शब्द से होती है और अंत जो है वो 26 नवंबर 1949 अंगीकृत पर क्या होता है, एंड होता है। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत बेसिक बातों को सीखा, और अगला जो लेक्चर होगा, अगला सेकंड लेक्चर प्रेम्बलम को लेकर होगा, वो यहीं से स्टार्ट होगा जहां से हम खत्म कर रहे हैं। तो हम भारत के लोग जैसे शब्द के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो जल्दी से हम चीजों को एक बार समेट लें। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले हमने देखा कि प्रस्तावना के बारे में हमें जितने भी टॉपिक हैं इन सब के बारे में चर्चा करनी है। तो आज मैंने जो पृष्ठभूमि है एक तरीके से उसको बताने की पूरी कोशिश की, कहाँ से क्या हुआ, कैसे हुआ, उद्देशिका के बारे में, उत्पत्ति के बारे में। अब आगे जो मामला होगा उसको हम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार और सटीक तरीके से पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद संविधान जो होता है, संविधान की उद्देशिका जो होती है, उसमें 3 महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर ली गई। उसके बाद हम अपने देश के संविधान के बारे में चर्चा किया हम लोगों ने, और वहां पर जो उदाहरण है उसको भी समझा। 3 महत्वपूर्ण टॉपिक, दर्शन, उद्देश्य और मार्गदर्शक सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लिया गया। अब इसके बाद में जो फैक्ट थे, जो फैक्चुअल चीजें थी, जैसे कि प्रस्तावना हो गई, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, प्रस्तावना की शुरुआत, प्रस्तावना को पूरे संविधान के लागू होने के बाद शामिल किया गया। जैसे कि एक शब्द यहाँ पर और महत्वपूर्ण है, प्रस्तावना। इसको क्या कहते हैं कि इसको भूमिका या फिर 2 टूक या फिर आप इस तरीके से और आमुख, इन सभी शब्दों से भी प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि संविधान के लिए एक भूमिका, प्रस्तावना जो है वो हमारे प्रस्तावना किसी भी संविधान, हमारा ही नहीं, किसी भी संविधान के लिए एक भूमिका, 2 टूक या आमुख की भांत होती है, जिसमें उसके जो संविधान है उसके आदर्शों और उद्देश्यों, जैसा कि आपको मैंने शुरुआती दौर में बता दिया, आदर्शों और उद्देश्यों और के साथ शासन प्रणाली के स्वरूप के साथ साथ संविधान के लागू होने की तिथि के बारे में उल्लेख किया गया होता है। तो आपने इन सभी चीजों को देख लिया। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम इससे जुड़े जितने भी आगे के टॉपिक होंगे उनको कवर करेंगे। मैं छोटा लेक्चर जानबूझकर बना रहा हूँ कि 20 मिनट 22 मिनट का लेक्चर बन जाए और हम मतलब बोझ ना पड़े दिमाग पर, और आसानी से चीजों को समझ भी लें, सीख भी लें और अपना काम भी पूरा कर लें। तो 4-5 पार्ट में इस चीज को कवर कर लेंगे, पूरा धुआंधार तरीके से पढ़ाई होने वाली है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और जाते जाते एक विनम्र अनुरोध है कि बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आप सब लोग जितने भी लोग वीडियो को देखते हो कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते आप लोग यार, और दूसरों के पास शेयर भी नहीं करते। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अब अगले लेक्चर के अगले पार्ट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप